हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीटेक फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जेनेटिक्स। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग, मतलब द्विसंक्रिय क्रॉस। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे पहली पीढ़ी में हम कैसे क्रॉस करवाते हैं और उससे कैसे दूसरी पीढ़ी में जो अगले जो बीज या पौधे बनते हैं उनमें कैसे जीन या फिर उनके गुणों की वंशावृत्ति होती है। तो अब हम दो गुणों को एक साथ लेकर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, तो उससे जो भी संतति उत्पन्न होगी उसके बारे में देखते हैं कि उनके गुण कैसे होंगे। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर दो गुण ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं आर 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 का मतलब है शुद्ध राउंड, राउंड मतलब गोल बीज, राउंड, आर मतलब राउंड और वाई मतलब येलो, कैपिटल वाई ले रहा हूं मैं यहाँ पर, गोल और पीले बीज ले रहा हूं मैं यहाँ पर ना, शुद्ध। और यहां पर मैं ले रहा हूं स्मॉल आर, स्मॉल आर मतलब है झुर्रीदार, है ना, वो जो ऊबड़ खाबड़ है, और स्मॉल वाई का मतलब है हरे कलर के। ठीक है, तो यहां पर शुद्ध ले रहा हूं मैं गोल और पीले, यहां पर मैं ले रहा हूं शुद्ध झुर्रीदार और हरे कलर के बीज ले रहा हूं। जब इनके जब पौधे होंगे तो उनमें क्रॉसिंग करवाएंगे। तो क्रॉसिंग से देखो, एक युग्मक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा, है ना, मतलब आर वाई, इसमें से होगा आर स्मॉल वाई। जब ये यहां जाकर मिलेंगे, ठीक है, तो ये सारे गुण इसमें से आएंगे, तो ये बनेगा आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरह से। तो यहां पर ये जो बीज बने, ये जो नया पौधा बनेगा, इसमें कैसे गुण होंगे? इसमें होंगे अशुद्ध गोल पीले, मतलब इनका जो फिनोटाइप है वो तो होगा गोल और पीले, लेकिन जीनोटाइप क्या होगा? इस तरह का होगा जीनोटाइप। जीनोटाइप में इसके 1:1:1:1, है ना, तो इस तरह के इनका अनुपात रहेगा। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। अगर हम इसको बड़े उसमें लेकर देखें, ये स्वपरागण से हुआ है, ऑटोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो इसकी हम टेबल बनाकर देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से बनेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूं। यहां पर मैं 4 लाइनें डाल देता हूं इसमें। अब देखिए, इसमें मैं यहां पर सबसे पहले प्योर राउंड एंड येलो सीड ले रहा हूं या फिर पौधे ले रहा हूं, है ना। यहां पर राउंड और ग्रीन सीड ले लिया मैंने, ठीक है। यहां पर झुर्रीदार और येलो सीड ले लिया। यहां पर मैंने ले लिया झुर्रीदार और ग्रीन सीड, दोनों तरह के ले लिया ना। इसी प्रकार से अब यहां पर बिल्कुल सेम ऐसे कैसे आर नहीं, ऊपर ले लेता हूं मैं आर वाई, यहां पर बिल्कुल सेम ऐसे ही आर स्मॉल वाई, यहां पर आर स्मॉल वाई, और यहां पर क्या ले लेता हूं मैं आर स्मॉल वाई, इस तरह से ले लिए मैंने यहां पर ना। अब देखो, जब इनका ऑटोमेटिक, देखो पहली पीढ़ी में तो हमने क्रॉस करवाया, दूसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिक क्रॉस होगा, ठीक है, जिसको हम नेचुरल क्रॉसिंग बोलते हैं। तो जब इस तरह से करवाएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा हमको रिजल्ट, तो देखते हैं। ये और ये अगर मिलता है तो हमारे पास में डबल तो कैपिटल आर होगा और दोनों ही स्मॉल और कैपिटल वाई होंगे, है ना। चलो मैं इस दूसरे पेन से पढ़ता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। यहां पर मैं रेड पेन ले लेता हूं इसके लिए, है ना। तो देखो यहां पर आर आर वाई वाई, यहां पर क्या होगा, दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बिल्कुल सेम रिजल्ट। यहां पर देखो, दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, यहां पर आर आर दोनों वाई वाई,
और यहाँ पर देखो r स्मॉल r दोनों स्मॉल y, ये भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यहाँ पर देखो इसमें और इसमें कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y दोनों, कैपिटल Y ध्यान नहीं रहा बनाने का, कैपिटल Y। यहाँ पर देखो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पर और यहाँ पर देखो दोनों स्मॉल r, एक कैपिटल Y एक स्मॉल y। यहाँ पर देखो दोनों स्मॉल r दोनों स्मॉल y। यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे तो r स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पर देखो r r y y। यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे तो दोनों स्मॉल r दोनों स्मॉल y, और यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या होंगे, शुद्ध लंबे और शुद्ध पीले पौधे होंगे। यहाँ पर लंबे और पीले होंगे, ये भी लंबे होंगे, देखो लंबे पीले, ये भी लंबे पीले, ये भी लंबे पीले होंगे। ये लंबे और देखो एक कैपिटल है, इसका मतलब पीले हैं। यहाँ पे लंबे और हरे पौधे होंगे, यहाँ पर लंबे हरे होंगे, यहाँ पर लंबे हरे होंगे, यहाँ पर लंबे और पीले होंगे क्योंकि दोनों कैपिटल Y है। यहाँ पर देखो लंबे पीले होंगे, यहाँ पर बौने नहीं झुर्रीदार, R का मतलब राउंड है ना, तो ये झुर्रीदार होंगे और ये कलर में येलो होंगे। ये देखो ये झुर्रीदार होगा और ये क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। यहाँ पर ये लंबा होगा और नहीं, R का मतलब राउंड है तो ये गोल होगा और ये, और यहाँ कैपिटल Y। ध्यान दें जहां पर एक भी R कैपिटल R मौजूद है वहां पर पौधे क्या हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे, है ना। और अगर एक भी कैपिटल Y मौजूद है इसका मतलब वहां पर येलो कलर का हो जाएगा। जहां पर दोनों एक जैसे होंगे, जैसे दोनों यहाँ पर स्मॉल r है इसका मतलब वहां पर झुर्रीदार होंगे, और दोनों स्मॉल y है इसका मतलब वहां पर दोनों ग्रीन होंगे। यहाँ पर और यहाँ पर सेम है। तो अगर हम इससे रिजल्ट निकालें तो यहाँ पर इनका फिनोटाइप क्या निकल के आएगा, देखो मैं इनमें चिन्ह लगा रहा हूं जो एक जैसे होंगे। देखो लंबे और पीले पौधों पर मैं इनको गिन रहा हूं, जो लंबे और पीले हैं वो गोल और पीले हैं। ये है लंबे पीले, ये भी होगा, लंबा पीला ये भी होगा, लंबा पीला ये भी होगा, लंबा पीला ये भी होगा, और लंबा पीला ये नहीं होगा, है ना, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लंबे पीले ये होगा, लंबे पीले ये होगा, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, और ये नहीं होगा, है ना। तो देखो अभी इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और होना चाहिए, है ना। तो इनका जो रेशियो आता है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:3। एक ध्यान लिखता हूं, इनका जो जीनोटाइप रेशियो है वो फिनोटाइप रेशियो है वो 9:3:1 ये निकल के आता है इनका फिनोटाइप। और जीनोटाइप काफी बड़ा निकल कर आता है। तो देखता हूं मैं यहाँ पर कुछ लिख रखा है या नहीं लिख रखा। अगर हम इनका फिनोटाइप निकालें तो ये काफी बड़ा होता है और ये बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर तो ये दे रखे हैं 3, हम इनको गिन लेते हैं। देखो ये एक है शुद्ध लंबे और शुद्ध गोल और लंबे, तो एक, है ना। यहाँ पर देखो इसके जैसे शुद्ध गोल और पीले, यहाँ पर देखो सिंगल वाई वाले कितने हैं, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर देखो ये इसके जैसे और कोई है या नहीं है। तो इस तरह से ये रेशियो काफी इस तरह से निकल के आता है, ये दो रेशियो कुछ इस तरह से निकल कर आता है। हाँ देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल्स लॉ। इनको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो ये नियम जो मेंडल साहब ने जब F1 जनरेशन, F2 जनरेशन एंड F3 जनरेशन मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन के क्रॉस करवाए, तो उनको कुछ चीजें निश्चित मिली उनको। जैसे F1 पीढ़ी के सारे पौधे उनको लंबे, जैसे बोने और लंबे पौधों का उन्होंने क्रॉस करवाया तो सारे F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन जब उन जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का उन्होंने नेचुरल क्रॉसिंग करवाई, उनकी स्वयंपरागण करवाया, तो वहां पर उनको कुछ अलग चीजें मिली। उनका अगर फिर से उन्होंने क्रॉस करवाया तो उनको कुछ अलग चीजें मिली। तो उनके आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए। तो फर्स्ट लॉ था उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब यह है कि इसको बोलते हैं प्रभावहीनता का नियम। इसका मतलब यह है कि जब F1 पीढ़ी में
सारे लंबे और जैसे 50% लंबे और 50% बौने पौधे लिए उनकी क्रॉसिंग करवाई, तो F1PD में प्राप्त होने वाले सारे पौधे क्या थे, लंबे थे। इसका मतलब ये है कि उसमें दो प्रकार के गुण हैं जिनको हम डोमिनेंट और रिसेसिव बोलते हैं। तो वो सारे जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट प्रॉपर्टीज हैं वही दिखाई देती हैं, रिसेसिव छिप जाती हैं। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभाविता का नियम। जो गुण प्रभावी होता है वो F1PD में दिखाई देता है, बाकी F1PD में अप्रभावी गुण छिप जाता है। तो ये गुण हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन हमारे सेकंड या थर्ड क्रॉसिंग से रिलेटेड है, मतलब सेकंड जनरेशन में जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तब जाकर यहाँ पर जो गुण दिखाई देते हैं वो हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम अशुद्ध लंबे और जो हमने F1PD के जो भी पौधे थे उनकी नेचुरल क्रॉसिंग करवाई, मतलब स्वयं परागण करवाया, तो वहां पर उनको कुछ लंबे पौधे प्राप्त हुए, कुछ अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए और कुछ बौने पौधे प्राप्त हुए। जबकि F1PD से प्राप्त होने वाले सारे पौधे लंबे थे, उन लंबे पौधों की स्वयं परागण करवाया, मतलब नेचुरल क्रॉसिंग करवाई, तो वहां पर उनको बौने पौधे भी प्राप्त हुए। इसका मतलब जो F1PD में कुछ गुण छिपे हुए थे वो गुण F2PD में भी प्रभावी हुए। इसका मतलब जो छिपे हुए गुण हैं वो दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में भी दिख सकते हैं, मतलब प्रभावी हो सकते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं सेग्रेगेशन। मतलब जो जीन है F1PD में जीन मिक्स हो गए, अब वो जीन सेग्रेट हो जाते हैं F2PD में जाकर, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मतलब वो जीन अलग होकर अपना गुण दिखाने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टेशन। तो जो जीन पृथक होते हैं F1PD F2PD में पृथक होते हैं, तो उनकी वजह से उनका गुण प्रभावी हो जाता है। तो जो गुण प्रभावी होता है वो गुण दिखाई देता है और जो गुण अप्रभावी होता है वो गुण दिखाई नहीं देता। तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मतलब F2PD में कुछ गुण ऐसे थे जो F1PD से अलग हो गए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर R स्मॉल r, चलो मैं कैपिटल T स्मॉल t का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये हमको प्राप्त हुए थे F1PD में। अब मैं F2PD की क्रॉसिंग करवा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये क्रॉसिंग करवाई तो हमको प्राप्त हुआ TT। यहाँ पर मैंने करवाया तो ये हो गया T स्मॉल t, और यहाँ पर मैंने करवाया इसका नहीं, इसका तो करवा दिया था ना, इसका और इसका, तो यहाँ पर T स्मॉल t और यहाँ पर करवाया तो मैंने ये प्राप्त हुआ दोनों स्मॉल t। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, देखो ये लंबे और यहाँ पर ये अशुद्ध लंबे, ये भी अशुद्ध लंबे और ये शुद्ध बौने। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अगली पीढ़ी थी F2PD थी उसमें ये गुण स्वतंत्र होकर दिखाई दिए। मतलब यहाँ पर ये टॉल प्राप्त हुए और ये थिन प्राप्त हुए हमको, ठीक है ना, थिन प्राप्त हुए ना, मतलब इनकी लंबाई, ये बौने पौधे और ये लंबे पौधे, और ये फिर भी अभी भी क्या है, ये अभी भी मिक्स है। मतलब अब थर्ड जनरेशन आएगी उसमें बिल्कुल इनकी तरफ वर्क करेंगे। जैसे ये कैपिटल T स्मॉल t जैसे यहाँ पे है, वैसे ही आगे जाकर अगली पीढ़ी में ये फिर प्रभावी होंगे, मतलब इनके गुण सेपरेट हो जाएंगे। तो ये इस थर्ड नियम के आधार पर है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब ये अपने गुणों को आगे अगली पीढ़ी में भी अलग कर सकते हैं। तो ये था मेंडल साहब का तीसरा नियम। हाँ देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मानव में लिंग निर्धारण। ये कैसे होता है, देखिए मनुष्य में 22+1 मतलब 22+1 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम CROMOSOM ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम ये लेते हैं, हम Y लेते हैं कैपिटल Y, तो ये होगा एक जेंट्स के लिए, मतलब मेल। और अगर हम इसको 22+X लेते हैं तो ये होगी एक फीमेल। तो ध्यान दें, ये जो 22 क्रोमोसोम है, 22 गुणसूत्र हैं, ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम में आते हैं, जो लेडीज और जेंट्स मतलब मेल और फीमेल में सेम होते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सारे एक जैसे होते हैं। बस यहाँ पर जो लिंग निर्धारण का काम करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन काम करते हैं, वो ये X और Y करते हैं, है ना। तो ये एक एक जोड़ी होते हैं, मतलब ये
ये जोड़े के रूप में होते हैं, 22+1 पेयर, ये पेयर होते हैं पेयर्स के रूप में, ठीक है। तो यहां पर मेल सेक्स क्रोमोसोम होता है XY, मतलब एक X एक Y, ये मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए होता है यहां पर XX, मतलब दोनों एक जैसे। तो यहां पर देखो अगली जो पीढ़ी होगी उसमें फीमेल बेबी जनरेट होगा या फिर मेल, इसके ये डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो XY मतलब ये क्या है, मेल, और XX ये है फीमेल, ये हमने ले लिया। अब देखो यहां पर दोनों एक जैसे होंगे, तो यहां पर ध्यान दें, ये जो Y है ये क्या है, डोमिनेंट प्रॉपर्टीज है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब प्रभावी गुण Y रहेगा यहां पर हमेशा। तो जहां पर एक भी Y मौजूद होगा वहां पर होगा मेल बेबी, और अगर जहां पर एक भी Y नहीं है वहां पर फीमेल बेबी जनरेट प्रोड्यूस होगी। तो देखो यहां पर एक Y ले लिया, एक ये X ले लिया, एक X ले लिया, तो यहां पर क्या होगी XX, मतलब फीमेल बेबी। यहां पर अगर हम Y को इसी X से करवाते हैं तो यहां पर एक X आ जाता है, एक Y आ जाता है, तो यहां पर होगा मेल बेबी। यहां पर इससे हमने करवा दिया, अब इससे करवाते हैं तो इससे करवाएंगे तो यहां पर दोनों XX, मतलब फीमेल बेबी। और अगर इस Y को इस X से करवाते हैं तो यहां पर XY होता है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, मेल बेबी। इसका मतलब क्या है, ये बॉय होगा, नहीं ये गर्ल होगी, यहां पर ये बॉय होगा, ये गर्ल और ये बॉय। इसका मतलब क्या है, ध्यान दें, जब क्रॉसिंग होती है तो इनका रेशियो क्या आता है, देखो गर्ल बॉय मतलब 1:1 में। यहां पर देखो इन दोनों क्रोमोसोम में अगर हम देखते हैं तो तीन करेक्ट, जो 3 करेक्टर हैं 3 रेशियो में, तो फीमेल के लिए है और 1 रेशियो में मेल के लिए है। फिर भी जब इनकी क्रॉसिंग होती है तो यहाँ पर 1:1 में इनका रेशियो रहता है गर्ल और बॉय का। तो ये इस तरह से यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन होता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, Y क्रोमोसोम है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए मेंडल अपने टाइम से बहुत पहले थे, मतलब लगभग 34-35 वर्ष पहले उन्होंने सारे जो आविष्कार थे वो कर लिए थे। उस टाइम पे उनके आविष्कारों को समझने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं था, मतलब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, इन एक्सपेरिमेंट को समझने वाला, प्रैक्टिकली समझने वाला कोई इस दुनिया में मौजूद था ही नहीं। जो ये जो इनहेरिटेंस का जो स्टडी है, उनके अलावा इस दुनिया में कोई और कर ही नहीं रहा था। तो उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट अपनी एक बुक में लिखे और ये इस दुनिया से चल बसे। तो उसके बाद में लगभग 34 वर्ष बाद में 1900 शताब्दी में 1990 में 3 वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है मैं बताऊँ आपको, डी वेरिज, कोरेंस और सेमार्क, उन्होंने 1900 में एक माइक्रोस्कोप बनाया। एक माइक्रोस्कोप ऐसा था जिसमें ये जीन्स को तक देख सकते थे। तो उस माइक्रोस्कोप को बनाने के बाद में इन्होंने स्टडी की तो उनको वही रिजल्ट प्राप्त हुए जो मेंडल साहब को पहले ही प्राप्त हो गए थे। तो उन्होंने भी उनके जो रिसर्च थी उसको मान्यता दी और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम 1900 में जाके इनकी बदौलत ही मिला, क्योंकि ये बहुत टाइम से बहुत पहले थे। तो ये उनको अपनी जो रिसर्च है
उसमें क्या क्या दिक्कत आई, लोग समझ क्यों नहीं पाए, इसका कारण ये था कि एक तो ये टाइम से बहुत पहले थे, कोई समझने वाला था नहीं। दूसरा, इन्होंने जो क्रॉसिंग कराने के बाद जो रिजल्ट निकाला था वो मैथमेटिक्स का यूज करके निकाला था, जो बहुत कठिन काम था समझने के लिए। जैसे F1 जनरेशन में कितने पौधे, लंबे पौधे प्राप्त हुए, कितने बौने पौधे प्राप्त हुए, F2 जनरेशन में, F3 जनरेशन में। जब F3 जनरेशन तक पहुंचे तो ये काफी बड़ी कैलकुलेशन हो चुकी थी, और इन्होंने F7 जनरेशन तक इनकी कैलकुलेशन करके दिखाई थी, जिसको समझने के लिए उस टाइम पे दुनिया में मौजूद था ही नहीं। ठीक है, तो मेंडल कुड नॉट गिव एनी प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स एंड देयर कंपोजिशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय हिम। तो मेंडल ये जो जीन गुणों को निर्धारित करते हैं, ये जीन क्रोमोसोम के ऊपर किस तरह से निश्चित रहते हैं और कैसे ये आगे गुणों को लेकर जाते हैं, इसके बारे में वो समझ नहीं पाए थे। इसलिए ये भी एक कारण था कि ये ठीक से दुनिया को समझा नहीं पाए। तो उन्होंने इसके बाद में जो 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको लोगों के सामने रखा, तो लोग फिर भी थोड़ा बहुत समझ पाए। उसके बाद में 1902 में 1902 में सट्टन और बोवेरी ने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए इसके आधार पर, और ये जो थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये थी। तो ये इस थ्योरी का आधार पर देखो क्या है, क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर सिमिलर टू एलेल्स ऑफ ए जीन। इसका मतलब ये है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जोड़ों में ही होते हैं, ये अकेले सिंगल नहीं रहते कभी भी, ये जोड़ों में ही रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो गुण है वो जीन कैरी करते हैं, इनके ऊपर जीन फिक्स रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, और ये गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर लेकर जाते हैं। हर एक गुणसूत्र पर निश्चित तरह के गुण ही जीन ही रहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, ड्यूरिंग मायोसिस homologous chromosomes separate like alleles of a gene that separate during gametes formation। तो जब मायोसिस होता है, मायोसिस मतलब जब युग्मक बनता है, युग्मक मतलब नर और मादा के मिलने से जब अगली पीढ़ी जनरेट होती है, तो उस टाइम पे जो गुण है वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब इस तरह से मान लो एक गुणसूत्र ये है, दूसरा गुणसूत्र ये है, ये है, एक आएगा मेल से एक फीमेल से, तो ये क्या होंगे, यहां से धीरे धीरे सिकुड़ कर इस तरह से हो जाएगा, और ये सिकुड़ कर इस तरह से हो जाएगा। यहां से ये भाग कटता हुआ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हट जाएगा। उसी तरह से ये भाग भी इस तरह से हो जाएगा, और ये भी इस तरह से हो जाएगा, ये भाग यहां से हट जाएगा। कुछ जब यहां पर मायोसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे, उस टाइम पे इसका ये भाग कटकर दूसरी जगह चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसका ये भाग कटकर दूसरी जगह हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, और ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं गैमेट्स, युग्म बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आधे गुण नर से और आधे गुण मादा से आए, और यहाँ पर एक नया गुण बन गया। इसलिए माता और पिता से दोनों से बराबर गुण आते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है, गुण दोनों से बराबर आ रहे हैं, लेकिन प्रभावी किसका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मादा के गुण प्रभावी हुए तो जो अगला जो बच्चा होगा वो बिल्कुल मादा की तरह दिखेगा, है ना, चाहे वो लड़का ही हो लेकिन वो लड़की की जैसी शक्ल होगी। और अगर लड़की है और उसमें अगर प्रभावी गुण नर के रहे तो उसमें पिता की जैसी शक्ल होगी, पिता की जैसे हाव भाव बोलचाल सब कुछ पिता की जैसा होगा। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रभावी गुण किसके हैं और किसके अप्रभावी गुण हैं। तीसरा है एलेल्स इन द टू गैमेट्स, मतलब दो युग्मकों के जो गुण हैं फ्यूज एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, एंड सिमिलर बिहेवियर ऑफ ऑब्जर्व्ड, और एक जैसे गुण दिखाते हैं इन मायोसिस फॉर ओरिएंटेशन एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जब ये क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं और बनते हैं, क्रोमोसोम नए जुड़कर बनते हैं, तब ये एक जैसे गुण दिखाते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होकर गैमेट्स बनाते हैं तो सेम टाइप के क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में आकर जुड़ते हैं, तो यहाँ से ये हटकर इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से हटकर ये इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी नया क्रोमोसोम बनेगा उसके ऊपर जो जीन होंगे वो किसके प्रभावी होंगे वो डिपेंड करता है वहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके आधार पर यहाँ पर बहुत सारे फिगर बताए गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, वैसे देखिए यहाँ पर
यहां पर मैं 2 क्रोमोसोम बना रहा हूं, ठीक, इस तरह से ये 2 जगह टूटेगा, ठीक है, 2 जगह टूटेगा तो ये किस तरह से होगा, इस तरह से बीच में एक मोच रहती है जहां से आसानी से टूट जाता है। ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है, सेपरेट होने के बाद में ये भी यहां से भी ये सेपरेट हो जाएंगे, मतलब इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे इस तरह से, एक एक की, है ना, तो एक ये बन गया इसमें से, और इस तरह से एक ये बन गया, 2 इसमें से बन गए, 2 इसमें से बन गए, और 2 इसमें से बन जाएंगे, 2 इसमें से बन जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। अब ये अलग अलग होने के बाद में फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तब ये इस तरह से आगे जाकर गुणों को ले जाते हैं। जैसे मान लो 4 यहाँ हो गए, अब 4 ये तो नर से हो गए, मान लो 4 से लेंगे तो 4 नर से मादा से हो जाएंगे। अब मादा से बनने के बाद जब ये इनकी क्रॉसिंग होगी तो वहां पर अलग अलग तरह के गुण सेपरेट होंगे, और जब ये मान लो ये एक यहाँ से एक उसके साथ जुड़ेगा तो इसका आधा भाग इधर से, उसका आधा भाग इधर से जुड़कर फिर से इस तरह से बनने लगते हैं, और फिर वैसे बन जाते हैं जैसे शुरू में टूटने के बाद बने थे, वैसे वैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन, मतलब जीन कैसे इंटरेक्ट करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने जो प्रॉपर्टीज है, डोमिनेंट है, उनको दर्शाते हैं तब, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।